8 बजे पूरे देश को अलग अलग टाइम पर धप्पा मारने वाले हमारे पीएम क्यों आधी रात को शिफ्ट हो गए हैं? मित्रों कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब फ्रेंड्स क्यों कह रहे हैं? हर बात टेलीविजन पर कहने वाले प्रधानमंत्री क्यों इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं? और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी छवि एक बात पर टिकी रही है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। किसानों का आंदोलन याद कीजिए, लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक डटे रहे। उन्होंने ठंड झेली, गर्मी झेली, बरसात झेला। 13 महीने तक आंदोलन चला जिसमें सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस घर नहीं लौट पाए। उनकी अर्थियां लौटी लेकिन सरकार ने तब भी दरवाजा बंद रखा और कानून तब भी वापस नहीं हुआ। कानून तब वापस हुआ जब चुनाव सामने आए। दिल्ली का शाहीन बाग याद कीजिए, कितनी औरतें बैठी थी, कितने बच्चे बैठे थे, लेकिन सरकार ने कानून में एक शब्द भी नहीं बदला। पहलवानों वाली बात को कैसे कोई भूल सकता है? वो बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत कर आई थी, पर वही बेटियां नई संसद के उद्घाटन के दिन सड़कों पर घसीटी गई, तब भी उनके आंसुओं पर सरकार चुप रही। ना सरकार की तरफ से कोई वीडियो आया, ना कोई मंत्री चिट्ठी लेकर पहुंचा और ना पीएम मोदी ने कोई रील डाली। मोदी सरकार का फॉर्मूला शुरू से बहुत साफ था कि तुम बैठे रहो, हम भी बैठे रहेंगे। तुम थक जाओगे लेकिन हम नहीं थकेंगे। और किसी भी सत्ता का सबसे बड़ा हथियार होता है संवाद पर उसका नियंत्रण। यह तय करने की ताकत कि बात कब कही जाएगी, कैसे कही जाएगी, किस मंच से कही जाएगी और किस भाषा में कही जाएगी। लगभग 11 सालों तक यह नियंत्रण पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पास पूरी तरीके से रहा है। शाम 8 बजे का औपचारिक राष्ट्रीय संबोधन, टीवी स्टूडियो का गरिमामय फ्रेम, पहले से तय एजेंडा, ये सब मिलकर एक ऐसा संचार ढांचा बनाते थे जिनमें बात हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती थी और जनता की भूमिका बस सुनने भर सीमित रहती थी। और सरकार के पास आंदोलन से निपटने का एक पुराना फॉर्मूला रहा है। अगर कोई आंदोलन हो तो सबसे पहले उसके नेता पर सवाल उठाओ, उसको देश विरोधी बता दो, कह दो कि वो लेफ्ट लॉबी का है, कह दो कि पाकिस्तान समर्थित है, कह दो कि चीन समर्थित है। जनता के मन में संदेह पैदा कर दो। अगर जनता उस बात को मान गई तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, अगर नहीं मानी तो आंदोलन को थका दो और जब थक जाए तब उसको कोई टैग लगा दो। लेकिन इस बार सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही रही कि निशाना बनाए तो किसको। यह आंदोलन किसी बड़े नेता ने शुरू नहीं किया था, किसी राजनीतिक दल ने नहीं चलाया। शुरुआत तो एक मजाक या फिर एक ऑनलाइन व्यंग और कुछ 100 छात्रों से हुई थी और अभिजीत तो केवल एक बहाना बन गए। असली ताकत तो वो बच्चे थे जो अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतर आए थे। उन बच्चों का कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई राजनीतिक झंडा नहीं था, कोई पार्टी दफ्तर भी नहीं था और तो और कोई एक नेता भी नहीं था जिसे बदनाम करके पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा सके। और ये जो जेनजी है, इनको इन सब बातों से फर्क भी नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि टीवी तो ये लोग देखते ही नहीं है। जो किसी टाइप के प्रोपेगेंडा में आगे फंसेंगे ये तो इंस्टा और यूट्यूब वाले लोग हैं। और यही किसी भी विचारधारा की सरकार के लिए एक बड़ा बुनियादी समस्या खड़ा करती है, क्योंकि अधिकतर बहस वहां हो रही है जहां तुम्हारी भाषा काम ही नहीं करती है। तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो उस मंच को नजरअंदाज कर दो और अपनी पुरानी भाषा में बात करते रहो, या फिर उसी मंच पर उतरो और उसी की भाषा सीखो। पहला रास्ता तब काम आता है जब कोई विरोध छोटा होता है, बिखरा होता है या फिर मुख्य धारा में जगह नहीं बना पाता। लेकिन जब विरोध खुद इतना बड़ा हो जाए कि वो मुख्य धारा से आगे निकल जाए, जैसा कि यहां हुआ है, तो नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। और यही वजह है कि सरकार को अपने सबसे पहचानी हुई, सबसे भरोसेमंद संचार शैली छोड़नी पड़ी है और सीधे उसी मंच पर, उसी फॉर्मेट में उतरना पड़ा है जहां से ये पूरी पीढ़ी पहले से मौजूद थी। और ओवरसीज कंडीशन में खेलना हमेशा से भारी होता ही है, पर यह सिर्फ फॉर्मेट का सवाल नहीं है, ये स्पीड का भी बात है। परंपरागत राजनीति का जो संचार है वो एक निश्चित लय से चलता है। घटना होती है, विश्लेषण होता है, फिर औपचारिक प्रतिक्रिया आती है, अक्सर दिनों या हफ्तों के बाद। लेकिन जेनजी की दुनिया 24 घंटे चलती है। पुलिस लाठीचार्ज का वीडियो मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, घंटों में करोड़ों तक। और इस दौरान हजारों मीम, रीमेक्स और रिएक्शंस वीडियो बन चुके होते हैं। इस गति के सामने पुरानी लय पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती है। जब तक अगली शाम आती है तब तक इंटरनेट पर बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, नैरेटिव तय हो चुका होता है और सरकार की प्रतिक्रिया पुरानी खबर जैसी लगने लगती है। यही कारण है कि यह वीडियो रात का इंतजार किए बिना आधी रात को ही आ गया, क्योंकि जेनजी के लिए कल सुबह का कोई फंडा ही नहीं है। और जेनजी की डिजिटल दुनिया
सबसे बड़ी बात यही है कि आप कितने असली हैं, क्योंकि इस पीढ़ी ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञापनों, पोस्टर्स, राजनीतिक जुमलों के बीच में बिताई है और ये बहुत जल्दी पहचान लेती है कि कौन सा संदेश बनावटी है या फिर कौन सा असली है। एक स्टूडियो में दिया गया स्क्रिप्टेड औपचारिक भाषण इस पीढ़ी को स्वाभाविक रूप से दूर और अलग थलग महसूस करवाता है, भले ही आप कंटेंट कैसा भी दे रहे हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल हम एंकर भी टी शर्ट या शर्ट में दिखते हैं, बस इनको अच्छा और ओरिजिनल फील करवाने के लिए। और इसके लिए ही एक सेल्फी वीडियो जिसमें कैमरा थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा हो अच्छा फील करवाता है। और इसीलिए पीएम मोदी का ये वीडियो एक संदेश है और लगभग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बराबर है। और यही कारण है कि आधी रात के इस वीडियो में पीएम मोदी ने हिंदी में सीधे सरल वाक्यों में बात की है कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। अब ऐसे वाक्य औपचारिक भाषण में शोभा नहीं देते हैं या फिर आमतौर पर बोले नहीं जाते हैं, बल्कि व्यक्तिगत बातचीत में यही बातें बोली जाती हैं। ये भाषा शैली में बदलाव खुद इस बात का प्रमाण है कि संदेश किस दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। और युवाओं के बीच पीएम मोदी की छवि लंबे समय से बहुत लोकप्रिय रही है। मेलोडी और पीएम मोदी के मीम युवाओं के बीच बहुत आम है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान उनकी छवि कमजोर पड़ने लगी है और सरकार शायद ये समझ रही है कि राजनीतिक याददाश्त अक्सर पहली चोट से बनती है। जिस बच्चे ने 18 साल की उम्र में ये देखा है कि उसकी वर्षों की मेहनत व्हाट्सएप पर बिक रही है और देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो इसे आसानी से नहीं भूलेगा। जिस छात्र ने जंतर मंतर पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों की पीठ पर पैर रखते देखा है, उसके मन में वो दृश्य हमेशा के लिए छप जाएगा। जैसे प्यार में पहला इश्क हमेशा याद रहता है, वैसे ही पुलिस का पहला डंडा, पहला पेपर लीक हमेशा याद रहेगा। और यह अनुभव किसी व्यक्ति की राजनीतिक सोच को जीवन भर के लिए प्रभावित कर सकता है। शायद इसीलिए पीएम मोदी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए जब वो वीडियो में आए तो हिंदी में मित्रों की जगह नई पीढ़ी के फ्रेंड्स बनकर सामने आए और वीडियो इंस्टाग्राम के अंदाज में बनाया गया। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरंग टू दुनिया को।